Hello everyone, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the history of English language. The history of English language has been prescribed as the syllabus for upcoming examination of assistant teacher एडेड स्कूल्स यूपी गवर्नमेंट। इस वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री, क्या क्या चेंजेस हुए, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और इसके एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। हाउ इट डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। जो सबसे पहले बोली जाती थी वो कौन सी इंग्लिश कहलाती थी? ओल्ड इंग्लिश। और अब जो है वो मॉडर्न इंग्लिश। सो बेसिकली वी डिवाइड दिस इनटू 4 पीरियड्स, 4 फेजेस और पीरियड्स। इन 4 पीरियड्स में हम इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा डेवलपमेंट देखते हैं। पहले तो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। सबसे पहला आता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ये 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी तक। जो 5th सेंचुरी से लेकर के और 11th सेंचुरी तक की इंग्लिश जो मानी जाती है या वो कौन सी होती है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरा आता है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो होता है वो कब से कब तक? 11th सेंचुरी से लेकर के और 15th सेंचुरी तक जो इंग्लिश बोली जाती थी वो थी मिडिल इंग्लिश। तीसरा आता है आपका अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ये कब से कब तक मानते हैं? सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी से लेकर के एंड ऑफ 18th सेंचुरी। सो 15th सेंचुरी से लेकर के और 18th सेंचुरी तक, और रादर सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ये पीरियड होता है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। और फिर लास्ट पीरियड होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश या कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं इसको, ME ऐसे भी एब्रिविएशन में यूज करते हैं, या फिर न्यू इंग्लिश ये भी कहते हैं, इसको NE से सिंबलाइज करते हैं, और कंटेम्प्रेरी इंग्लिश भी कहते हैं। ये पीरियड कब से कब तक का है? ये 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट। अभी जो चल रहा है हमारा कंटेम्प्रेरी इंग्लिश या फिर न्यू इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। ये तो एक ओवरव्यू रहा। अब देखते हैं कहाँ से और किस तरीके से ये स्टार्ट हुई। ओल्ड इंग्लिश या तो शुरू से ओल्ड इंग्लिश थी, अब क्योंकि 5th सेंचुरी से बात कर रहे हैं तो 1st सेंचुरी से लेकर के और 5th सेंचुरी तक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? सो वेयर इट स्टार्टेड। अगर 1st सेंचुरी AD से बात करते हैं, 1st सेंचुरी AD से, AD फॉर एना डोमिनी, इसका मतलब क्या होता है? इन द एज ऑफ लॉर्ड। इससे पहले क्या चलता था? बिफोर क्राइस्ट, जो कि अब क्या कहते हैं उसको? BCE, बिफोर करंट इरा। इससे पहले क्या होता था? सिर्फ BC, बिफोर क्राइस्ट। तो 1st सेंचुरी के बाद में जब रोमन्स ने इंग्लैंड को इन्वेड किया, उससे पहले की आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? बिफोर इट जो इंग्लिश सब कॉन्टिनेंट में जो इंग्लिश बोली जाती थी वो कौन सी थी? सेल्टिक। और उन लोगों को सेल्ट्स कहते थे। और ये लैंग्वेज सेल्टिक कब तक चली? आपकी 5th सेंचुरी AD तक। 5th सेंचुरी AD में रोमन एम्पायर का फॉल होना शुरू हो गया था। एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब 5th सेंचुरी AD में 3 जर्मैनिक ट्राइब्स इन्होंने अटैक किया। इंग्लैंड वॉज इन्वेडेड बाय 3 जर्मैनिक ट्राइब्स। अब ये 3 जर्मैनिक ट्राइब्स कौन सी थी? द जूट्स, सेक्शंस एंड एंजलिस। इन तीनों ट्राइब्स ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया। ये सारे के सारे आए किधर से थे? नॉर्थ सी से और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से ये लोग आए थे। इन इन्वेजन के दौरान जो इंग्लिश पॉपुलेशन थी, बेसिकली जो नेटिव्स थे, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, उनको भागना पड़ा। एंड देन दे वर ड्रिवन टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। अब जिनको कि आज हम क्या जानते हैं? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। दूसरी बात आती है फिर जो इंग्लिश या इंग्लैंड, ये वर्ड्स जो आए तो ये कहाँ से आए? दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, यानी कि 5th सेंचुरी से लेकर के और 11th सेंचुरी तक का जो पीरियड जिसको हम ओल्ड इंग्लिश मानते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड्स जनरेट हुए, ओरिजिन हुए इंग्लिश और इंग्लैंड। ये कहाँ से आया? इनफैक्ट ये वर्ड आया इंग्ला और लैंड, यानी कि द लैंड ऑफ द एंजलिस।
जो एंजलिस जो ट्राइब थी, और इंग्लिश कहाँ से आया? उस लैंग्वेज से जो कि एंजलिस बोलते थे, द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन बाय द एंजलिस। और उसको भी पर्टिकुलरली इंग्लिश से पहले क्या कहते थे? इंग्लिस्क। इंग्लिस्क। तो इंग्लिश जो डिराइव हुई वो इस इंग्लिश से डिराइव्ड फ्रॉम दिस। 6th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी तक इंग्लैंड जो था बहुत सारी किंगडम्स में डिवाइडेड था, बहुत सारी किंगडम्स में, बहुत सारे डायलेक्ट्स में। इंग्लैंड वाज डिवाइडेड मैनी डायलेक्ट्स। अब इन डायलेक्ट्स का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। डायलेक्ट्स मतलब पर्टिकुलर रीजन, और इन्हीं पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अब उन डायलेक्ट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट डायलेक्ट था वो कौन सा था? जो डोमिनेंट डायलेक्ट, वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। ये सारे डायलेक्ट्स किस बात से डिफर होते थे? द वे दे प्रोनाउंस्ड द वर्ड्स। सो प्रोनाउंसिएशन में, कई बार ऑर्थोग्राफी मतलब किसी भी लैंग्वेज को जिस तरीके से लिखा जाता है, जो उसकी साइंस है लिखने की, वो सब इस कैटेगरी में आती है। सो सारे डायलेक्ट्स ऑर्थोग्राफिक और प्रोनाउंसिएशन, इन सारी चीज़ों में डिफ़र किया करते थे। अब जो डिफरेंट डायलेक्ट्स थे, बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डायलेक्ट कौन सा था? वेस्ट सेक्शन जो था, दैट वाज द बेसिस फॉर लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इट वाज द बेसिस फॉर लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट डायलेक्ट था। जितनी भी लिटरेचर लिखी गई, उस लिटरेचर की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हद तक वेस्ट सेक्शन ने डोमिनेट किया हुआ था। तो अगर ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए, उसमें जो इम्पोर्टेंट डायलेक्ट है वो कौन सा है? वेस्ट सेक्शन। हालांकि मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश जो डेवलप हुई वो मेनली मर्शियन डायलेक्ट था, वहां से स्टार्ट हुई। मर्शियन वॉज द डायलेक्ट फ्रॉम विच मिडिल इंग्लिश and modern English evolve. Old English evolved out of West section and Middle English or modern English evolved out of Mercian dialect. ये dialects कौन कौन से थे इसमें? मेन dialects एक थे Mercian, Northumbrian, Kentish और West section. So England was divided in these dialects. So these 4 dialects, Mercian, Northumbrian, कैंटिश और वेस्ट सेक्शन, और इन सब डायलेक्ट्स में वेस्ट सेक्शन जो था वो सबसे डोमिनेंट सेक्शन था। वेस्ट सेक्शन ही लिटरेरी स्टैंडर्ड इन ओल्ड इंग्लिश का बेस बना। मर्शियन जो डायलेक्ट था वो मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, जो हम बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश, वो बेसिकली इट बिलोंग्स टू मर्शियन डायलेक्ट। ओल्ड इंग्लिश बिलोंग टू वेस्ट सेक्शन एंड मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश बिलोंग टू मर्शियन डायलेक्ट। इन्वेजन का सिलसिला भी रुका नहीं, वाइकिंग इन्वेजन्स भी हुए। वाइकिंग इन्वेजन्स कब से कब हुए? 8th सेंचुरी में और 9th सेंचुरी में वाइकिंग इन्वेजन्स हुए। यहाँ से फिर एक जो लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट था वो फिर चेंज हुआ। तो ये तो आप समझ सकते हो इजीली, जब भी कोई इन्वेडर्स आते हैं तो अपने साथ वो अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लाते हैं, और जहाँ पे रूल करते हैं, जहाँ पे अटैक करते हैं, वहाँ पे उस लैंग्वेज को मर्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के लोगों से ज़्यादा काम लिया जाए। अपने लैंग्वेज सिखाने का काम करते हैं, सो दैट पीपल ऑफ द नेटिव कंट्री दे शुड ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग देयर कल्चर एंड एज सच इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर देम टू रूल देम। तो वहाँ पर लिंग्विस्टिक चेंजेस हुए। फिर अब वाइकिंग जो थे वो कौन सी इंग्लिश बोलते थे या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? उसको कहते थे ओल्ड नॉर्स बोलते थे, सिमिलर टू एंग्लो सेक्शन। जो एंग्लो सेक्शन पीरियड हमारा जाना जाता है, और तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, एंग्लो सेक्शन भी ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है और मिलती जुलती है। अब ओल्ड इंग्लिश आजकल कहाँ अगर देखोगे आप ओल्ड इंग्लिश का इम्पैक्ट, जर्मनी की लैंग्वेज जो है जर्मन, वो ओल्ड इंग्लिश से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। अदरवाइज ओल्ड इंग्लिश का अब पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। अब जो इंग्लिश है उसमें ओल्ड इंग्लिश का बहुत ही कम इम्पैक्ट रह गया है। हालांकि जर्मनी में इसका इम्पैक्ट है, या जर्मन लैंग्वेज सिमिलर है। सिमिलर लैंग्वेज इज जर्मन, इवन मॉडर्न जर्मन, जो ओल्ड इंग्लिश से थोड़ी सी मिलती जुलती है। अब वाइकिंग पीरियड हुआ, वाइकिंग आए, यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट किया। इन्होंने फिर अपनी तरह की लैंग्वेज या अपनी जो पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज थी उसका इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया। इसके बाद में जो नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। 1066 में एक और इवेंट हुई, विलियम द कॉन्करर ने इन्वेट किया। विलियम द कॉन्करर इन्वेडेड इंग्लैंड, और फिर जो लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट था फिर चेंज हुआ।
जो नॉर्मन थे, यानी अब तो एंग्लो सैक्सन का पीरियड तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हुआ। नॉर्मन पीरियड में जो नॉर्मन्स थे, द नॉर्मन्स ब्रॉट फ्रेंच, और फ्रेंच उस टाइम में रूलिंग क्लास की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी, लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास। अब क्योंकि रूल कौन कर रहा था, नॉर्मन ही कर रहे थे, तो उनकी जो रूलिंग क्लास की जो लैंग्वेज थी इंग्लैंड में, वो फ्रेंच थी। अब रूलिंग क्लास की एक लैंग्वेज जो भी होगी, वही लैंग्वेज धीरे धीरे अपना इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट मैनिफेस्ट करेगी, और ये एक कोर्ट लैंग्वेज बन चुकी थी। इट बिकेम फ्रेंच, फ्रेंच बिकेम कोर्ट लैंग्वेज। और ये कब से कब तक, इवन 11th सेंचुरी से लेकर के और 13th सेंचुरी तक ये कोर्ट लैंग्वेज रही फ्रेंच की। फ्रेंच जो रही वो कोर्ट लैंग्वेज रही। फ्रेंच लैंग्वेज का इम्पैक्ट लगभग 13th सेंचुरी तक काफ़ी रहा, 13th सेंचुरी। हालांकि उसके बाद में किंग जॉन हु वर द सन ऑफ हेनरी सेकंड, उसके रेन में थोड़ा सा वीकनेस इंग्लैंड ने शो की व्हेन ही लॉस्ट नॉर्मेंडी टू फिलिप ऑफ फ्रांस। धीरे धीरे फ्रेंच का इम्पैक्ट कम होने लगा, और 13th सेंचुरी के बाद से इंग्लिश दोबारा से अपने मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दी। और बात ये हुई 1362 में इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लॉ कोर्ट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट्स, जो अब तक फ्रेंच लैंग्वेज थी, अब फ्रेंच को रिप्लेस करके इंग्लिश लॉ कोर्ट्स की लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। इससे पहले कि ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश, इन पीरियड को एक एक करके हम डिटेल करें, लैंग्वेज फैमिली की बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज किस लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली दो फैमिलीज हैं। फर्स्ट है द्राविडियन फैमिली। द्राविडियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? बेसिकली जो सदर्न इंडिया है उसकी लैंग्वेजेस आती हैं। सो द्राविडियन फैमिली इज़ बेसिकली फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। और इंडिया में भी कौन सी, जो साउथ लैंग्वेज, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनको बेसिकली मानते हैं, जिसमें तेलुगु है, तमिल है, कंट्रीज है, मलयालम है। ये फोर लैंग्वेजेस बेसिकली आती हैं इसमें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या कैनरीज और मलयालम। सो द्रविडियन फैमिली में आपकी 4 लैंग्वेज बेसिकली समझी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब किससे है? इंडो यूरोपियन फैमिली। सो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली बिलोंग्स टू दिस इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फैमिली। लार्जेस्ट किस सेंस में? जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने के सेंस में भी है, और इम्पोर्टेंस, सोशल और लिटरेरी इम्पोर्टेंस के सेंस में भी है, because it covered European and Asian subcontinent. So almost in all the corners of the world, Indo-European family languages are spoken and used. बहुत सारा यूरोप का और साउथ एशिया का बहुत सारा पार्ट ये लैंग्वेजेस कवर करती हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट हैं। अब इनकी सब फैमिली आपकी डिवाइड करते हैं हम, तो जो सब फैमिली हैं, सब फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी आती हैं? जर्मेनिक आती है, इटैलिक आती है, इंडो ईरानियन आती है, बाल्टो स्लेविक आती है, सेल्टिक आती है और हेलेनिक। लेकिन हमारा मतलब किससे है? सिर्फ जर्मेनिक से। जर्मेनिक जो हमने स्टार्टिंग में बताया था अभी, जो रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद में कौन कौन सी ट्राइब्स आई थी? जर्मेनिक ट्राइब्स। जर्मेनिक ट्राइब्स में कौन कौन सी थी? द जूट्स, सेक्शंस एंड द एंजलिस। सो जर्मेनिक फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बेसिकली मानते हो? सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश। इंग्लिश बिलोंग्स टू दिस जर्मेनिक फैमिली, एंड जर्मेनिक फैमिली बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंग्लिश के साथ साथ इसमें कौन सी है? डच भी है, और फ्लेमिश, डेनिश, स्वीडिश, नॉर्वेन और आइसलैंडिक। ये लैंग्वेजेस बेसिकली जर्मेनिक फैमिली में और जर्मेनिक फैमिली इंडो यूरोपियन फैमिली में आती हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं सारे, किस तरीके से डेवलपमेंट जो हुआ इंग्लिश का। तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड की लैंग्वेज में मानते हैं, और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज की भी रेफर करते हैं। ओल्ड इंग्लिश वॉज स्पोकन इन इंग्लैंड एंड सदर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड। ओल्ड इंग्लिश बेसिकली डेवलप फ्रॉम अ सेट ऑफ एंग्लो फ्रीशियन, इसको याद रखना है आपको, सेट ऑफ एंग्लो फ्रीशियन और इंग्वेनिक डायलेक्ट्स। एंग्लो फ्रीशियन और इंग्वेनिक डायलेक्ट्स
ये लैंग्वेजेस बेसिकली कौन बोलता था? दे वर स्पोकन बाय द जर्मेनिक ट्राइब्स। जैसे भी मैंने पहले बताया था, जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन सी थी? जूट्स और सेक्शंस और एंजलिस। तो ये तीन जो ट्राइब्स थे बेसिकली ये कौन सी डायलेक्ट से कौन सी लैंग्वेजेस बोलती थी, क्योंकि डिफरेंट डायलेक्ट्स में थे इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। तो बेसिकली ये कौन क्या कहते थे इनको? एंग्लो फ्रीशियन या इंग्वेनिक डायलेक्ट्स। वहां से ओल्ड इंग्लिश जेनरेट या ओरिजिनेट हुई। यहां से फिर इसने क्या किया? इट रिप्लेस्ड सेल्टिक लैंग्वेज। सेल्टिक लैंग्वेज जैसे मैंने पहले बताया 5th सेंचुरी से पहले पहले कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। मीन्स इन रोमन एम्पायर द लैंग्वेज यूज्ड इन इंग्लैंड वाज और स्पोकन इन इंग्लैंड वाज सेल्टिक। 5th सेंचुरी में इन्वेजन के दौरान जो जर्मेनिक ट्राइब्स के इन्वेजन थे इसके, उसके बाद में सेल्टिक लैंग्वेज को रिप्लेस करा दिया गया किससे? ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश कहाँ से पैदा हुई? इन एंग्लो फ्रीशियन या फिर इंग्वेनिक डायलेक्ट्स, इनसे। तो यहाँ पे इसको क्या रिप्लेस किया इन्होंने? ओल्ड इंग्लिश रिप्लेस्ड सेल्टिक और इवन लैटिन लैंग्वेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड 5 मेन डायलेक्ट एरियाज थे इंग्लैंड के अंदर, जिसमें से एक था ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट था, ईस्ट मिडलैंड को लंदन डायलेक्ट भी कहते हैं। इस रीजन में कैपिटल दैट इज लंदन आती है। तो इस एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुई वो, और इसीलिए उसमें ज़्यादा संभावनाएं हुई। और ये ईस्ट मिडलैंड ही जो मॉडर्न इंग्लिश बनी वो ईस्ट मिडलैंड की ही देन थी, जिसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हम कहते हैं। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, ये भी बाद में बताएंगे। ये कहाँ से इवॉल्व हुआ? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। अब ओल्ड इंग्लिश में किस तरह की लैंग्वेज बेसिकली होती थी उस पर बात करते हैं। सो इन ओल्ड इंग्लिश नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स ये बहुत इन्फ्लेक्टेड होते थे। नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस वर वेरी इन्फ्लेक्शनल। इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शनल क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शन होती है अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और वो फॉर्मेशन क्या करती है? टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज, जैसे कि जेंडर, नंबर, पर्सन या एस्पेक्ट्स। सपोज करिए आपको सिंगुलर और प्लूरल नंबर बताना है, तो नाउन में क्या करते हैं हम? एस और ई एस लगा देते हैं। तो ये एस और ई एस हटाना या लगाना, इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शनल। ऐसे ही वर्ब में नंबर चेंज करना है तो आप एस और ई एस लगा देते हैं, या और अगर टेंस चेंज करते हैं तो उसमें ई डी लगा देते हैं, आई एन जी लगा देते हैं अगर एस्पेक्ट चेंज करना होता है। तो ये जितने भी हम चेंजेस करते हैं, जेंडर चेंज करने के लिए या पर्सन चेंज करने के लिए या नंबर चेंज करने के लिए या एस्पेक्ट चेंज करने के लिए, तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन। और वो बेसिकली हम क्या करते हैं? या तो सफिक्स या प्रीफिक्स, इनको ज़्यादातर यूज़ कर देते हैं। या तो सफिक्स लगा करके, जैसे MENT लगा करके नाउन बना देते हैं, LOI लगा करके एडवर्ब बना देते हैं। तो ये सब क्या है? इन्फ्लेक्शनल एस्पेक्ट्स हैं ये। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, सरकमफिक्स भी आता है, ट्रांसफिक्स भी आता है। सरकमफिक्स, ट्रांसफिक्स, एक और होता है इनफिक्स। तो एफिक्सेशन कितने तरह के होते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो? इट कैन बी सफिक्स, प्रीफिक्स, सरकमफिक्स, ट्रांसफिक्स और इनफिक्स। इन सब को क्या कहते हैं? एफिक्सेशन। तो ये एफिक्सेशन इन्फ्लेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करा देते हैं। व्हेन वी हैव टू चेंज द जेंडर ऑफ द पर्सन, जेंडर ऑफ अ नाउन और पर्सन और नंबर और एस्पेक्ट, चाहे वो किसी नाउन का हो, चाहे वर्ब का हो या एडजेक्टिव का हो। एडजेक्टिव की जैसे डिग्री चेंज करते हैं हम, तो ER, EST ये सब क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं या ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, उनको चेंज करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ करते हो आप, उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन। अब बात दोबारा से फिर घूम फिर के आते हैं यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में। सो ओल्ड इंग्लिश में नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शनल थे। इन्फ्लेक्शनल का मतलब इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। जैसे अब यहाँ पे 2-3 तरीके से ही हम, अगर नाउन का पर्सन चेंज करना है तो बेसिकली तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एस और ES लगा करके। कई बार EN या कुछ सर्टेन कैटेगरीज में हम यूज़ कर देते हैं EN, या फिर सिर्फ E लगा करके, जैसे MAN से MEN चेंज कर देते हैं। तो बहुत लिमिटेड है। जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? एस और ES लगा करके। लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे होते थे ये। ऐसे ही वर्ब्स में एस्पेक्ट चेंज करने के लिए या वर्ब का नंबर चेंज करने के लिए बहुत सारी फॉर्म्स होती थी।
अब तो जैसे हमारे पास 3-4 फॉर्म्स हैं, पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है और प्रोग्रेसिव है। पहले ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारी होती थी। ऐसे एडजेक्टिव में हमारे पास अभी 2 इन्फ्लेक्शनल हैं, जैसे कि ER और EST, या फिर आप प्रीफिक्स लगा देते हो मोस्ट या फिर मोर करके। ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होती थी ये। तो ओल्ड इंग्लिश में एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव वगैरह ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शनल होते थे। तो इन्फ्लेक्शनल आ सकता है आपसे क्वेश्चन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लैंग्वेज होती थी वो रिटन एस्पेक्ट क्या होता था, ऑर्थोग्राफी जो होती थी इसकी, ऑर्थोग्राफी इन ओल्ड इंग्लिश। जैसे अब अल्फ़ाबेट हम यूज करते हैं, पहले ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सेक्शन रून्स कहते थे उनको। तो अल्फ़ाबेट की जगह क्या होता था, एंग्लो सेक्शन रून्स। सो रून्स अल्फ़ाबेट की तरह यूज किए जाते थे, जैसे अब अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, पहले इन्हीं को ही हम रून्स कहते थे। तो ये राइटिंग सिस्टम के सिंबल्स होते थे और उनमें कैरेक्टर्स, जैसे आप कैरेक्टर्स कहते हैं या फिर लेटर्स कहते हैं, तो पहले क्या कहते थे उनको, फ्यूथॉर्क। फ्यूथॉर्क, ये जैसे आप कैरेक्टर्स कहते हैं, पहले फ्यूथॉर्क कहते थे या फ्यूपोरा। जैसा आप इस फिगर में देख रहे होगे, ये रून्स होते थे, ये सिंबल्स, जैसे F के लिए ये, U के लिए ये, TH के लिए ये, O के लिए ये। तो दीज वर कॉल्ड रून्स। और इन एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को क्या कहते थे, फ्यूथॉर्क। रून्स कब तक चले थे, लगभग अप टू 8th सेंचुरी रून्स यूज किए जाते थे। और फिर 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दे वर रिप्लेस्ड बाय लैटिन अल्फ़ाबेट। 8th सेंचुरी के बाद से लैटिन अल्फ़ाबेट यूज किए जाने लगे। लेकिन 8th सेंचुरी तक, यानी 5th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी तक रून्स यूज किए जाते थे। और 8th सेंचुरी के बाद से लैटिन अल्फ़ाबेट यूज किए जाते थे। अगर लिटरेरी पर्सपेक्टिव से ओल्ड इंग्लिश को देखते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश में जो मेन राइटर्स थे वो कौन थे, सिनेवुल्फ, एल्डहम, सेडमन, वेनरेबल बीड, एल्फ्रेड, और जो इम्पोर्टेंट वर्क था इस पीरियड का वो क्या था, एपिकल लेंथ की नरेटिव पोइट्री बियोवुल्फ। और in one sense it was the first epic in English literature, and it was before 8th century. So that is all for now. Hopefully this video cleared some of your doubts related to history of English language and some terms like received pronunciation or chancery standard and great vowel change or shift. So I tried to explain all these things as best as I could. So stay tuned for more of such videos in future. Like this video and share it as much as you can so that all the aspirants they are benefited. And if you have not subscribed to this channel, please make it as a point to subscribe to it right now. Thanks for watching.